वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केपीके बोर्ड के फर्स्ट ईयर का सेकेंड चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका डिफिनीशन अभी मैं लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि द रेक्टेंगुलर array of number which are enclosed in square bracket or parenthesis called मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में नंबर की अरेंजमेंट को कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट किस तरह? अरेंजमेंट हमारे पास रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, जिस तरह एक रेक्टेंगल होता है ना, उसकी फॉर्म में। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है ए। इसमें जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, इसको जो हमने इसका जो अरेंजमेंट है ना, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। इस तरह है, ये देखो ना, ये जो अरेंज हुआ है ना, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हुआ है। आपको तो पता है ना कि रेक्टेंगल एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है और हर इंटीरियर एंगल 90 होता है और उसका डायगोनल भी सेम होते हैं, दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो ये देखो ना, इस मैट्रिक्स में जो नंबर अरेंज हुए हैं ना, तो ये अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है। ये देखो ना, ये वाला अगर आप कॉलम को भी देख लो ना, तो ये कॉलम भी इस तरह अरेंज हुआ है कि जैसा कि एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है ना, जिसको हमने इनक्लोज किया है किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में, या आप इसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें हमने इस नंबर को अरेंज किया है पैरेंथेसिस में। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। ये देखो ना, इस नंबर को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में भी क्लोज किया है और पैरेंथेसिस में भी क्लोज किया है। तो दोनों सिचुएशन में ये मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट है ना इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है? ये हमारे पास एलिमेंट्स, यानी इस नंबर को क्या कहते हैं? एलिमेंट। जब ज्यादा हो तो एलिमेंट्स या एंट्री। यानी इस मैट्रिक्स में ये जो नंबर है ना, इसको हम एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट, जब आप किसी भी मैट्रिक्स में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स बनाता हूँ अभी। तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स का डिफिनीशन, फिर उसके बाद मैट्रिक्स में जो नंबर होते हैं ना, उसको हम एलिमेंट्स या एंट्री कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रो और कॉलम क्या है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास उसके अंदर एंट्रीज है या एलिमेंट्स है। अगर उस मैट्रिक्स में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या हॉरिजेंटली भी इसको कहते हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट जाओगे या हॉरिजेंटली जाओगे, तो वो उस मैट्रिक्स का रो कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स में यहाँ पर लेफ्ट टू राइट गया हूँ या हॉरिजेंटली गया हूँ, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स का। अब ये जो नीचे वाला है ना, तो यहाँ पर भी ये जो हॉरिजेंटली आप जाओगे ना या लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का दूसरा रो है। तो हम इसको कहेंगे सेकेंड रो। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो, ये भी एक हॉरिजेंटली या लेफ्ट टू राइट एक
अरेंजमेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड रो कहेंगे। तो रो क्या है, रो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या हॉरिजेंटली जाओगे तो हमारे पास एक रो होगा। अब कॉलम क्या है, अगर हम इसी मैट्रिक्स में, यहाँ पर मैं ये दूसरा मैट्रिक्स बना चुका हूँ जिसमें जो ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस है। तो इसी मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप टॉप टू बॉटम जाओगे या वर्टिकली जाओगे तो वो आपके पास एक कॉलम बनेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में आप टॉप टू बॉटम जाओगे या वर्टिकली जाओगे तो आपके पास वो एक कॉलम बनेगा। तो ये हमारे पास देखो ना, टॉप टू बॉटम आया तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। ये मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ ना, जगह नहीं है। और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो रो और कॉलम क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट जाओगे या हॉरिजॉन्टली जाओगे तो आपके पास एक रो होगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम जाओगे या वर्टिकली जाओगे तो आपके पास कॉलम होगा। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट अब हम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बनाएंगे कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में बना रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है B, वो बराबर है A11, A12, A13 अप टू A1n। इसी तरह A21, A22, A23 अप टू A2n। इसी तरह अगर मैं नीचे आ रहा हूँ ना तो इसको मैं कहूँगा AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। इसमें हमारे पास m रो है और n कॉलम है। ये एक ऐसा जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है जिसमें m रो यानी 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो अप टू m रो। इसमें m रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 अप टू n। तो यहाँ पर अगर आप इस एलिमेंट को देखो, ये A11, इसको मैं ज़रा बड़ा होके बनाता हूँ A11। तो ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर जब आप A11 देख रहे हो ना, ये जो 11 में कह रहा हूँ, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट है, एक 1 है, दूसरा भी 1 है। तो इस सबस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि ये फर्स्ट रो में ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रो। कौन सा रो, 1 रो। ये इसके बाद वाला जो सबस्क्रिप्ट है इसको ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो यहाँ पर इससे मुराद जो भी पहला नंबर जो भी ए के साथ यानी पहला सबस्क्रिप्ट होगा ना, वो फर्स्ट रो यानी रो को शो कर रहा है। जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट होगा वो कॉलम को शो कर रहा है। तो यहाँ इस एलिमेंट से मुराद ये है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में यानी 1 रो में है और 1 कॉलम में। तो इसका पोजीशन ये है। इसी तरह अगर इस एलिमेंट को ज़रा देख लो तो यहाँ पर A12 है। A12 से मुराद ये, इसमें भी ये 1 2 2 सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पर जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो है 1 यानी फर्स्ट रो में है। जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है वो है 2 यानी सेकेंड कॉलम में है। ये एक इस मैट्रिक्स का एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा एंट्री है जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 यहाँ पर जो ए के साथ लिखा हुआ है ना इस जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में एलिमेंट के साथ, तो इससे मुराद जो पहला नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ वो रो को शो करेगा और जो दूसरा होगा वो कॉलम को शो करेगा। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे आगे तो यहाँ पर देख लो ना, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है और n कॉलम में है। क्यों मैंने इस तरह बता दिया, क्योंकि A1n इस एलिमेंट के साथ जो सबस्क्रिप्ट है वो एक 1 है, दूसरा n है। तो मैंने अभी आपको बता दिया
जो पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो शो करेगा रो, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो शो करेगा कॉलम। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है और n कॉलम में है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है जिसमें m रो, यहां पर जब लास्ट में आप देखोगे ना, इस एलिमेंट को जरा देखो, इसमें am1 है, तो इससे मुराद ऐसा एलिमेंट am1 जो m रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बता दिया कि जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स किस तरह हम लिखते हैं, और इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर अभी हम फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये भी मैं मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, साइज या डायमेंशन क्या है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, इसको हम साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम है इसके। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या साइज ऑफ द मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो A, उसको मैं लिख रहा हूं, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज या डायमेंशन क्या होगा? तो ऑर्डर से मुराद ये है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो यहाँ पर मैं गिन रहा हूँ आपको, तो मैंने बताया ना कि रो से क्या मुराद है, किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली जाना या लेफ्ट टू राइट जाना। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें 3 रो है। फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरह। तो ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, क्रॉस कहेंगे, क्रॉस 3 क्रॉस। अभी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो यहाँ पर ज़रा देखो, टॉप टू बॉटम या वर्टिकली, तो 2 है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। लेकिन इसको पढ़ेंगे किस तरह? इसको हम रीड इस तरह करेंगे कि 3 क्रॉस 2, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 3/2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर से मुराद ये है किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एक बी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर से मुराद कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? यहाँ पर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये 1 2 और 3, हॉरिजेंटली 3 रो है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3। फिर क्रॉस डालोगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है ना। तो नंबर ऑफ रो इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो 3 क्रॉस 3 या 3/3 ये क्या होंगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पहला नंबर होंगे ना, ये जो स्टार्टिंग में होंगे, इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि m क्रॉस n या m/n। इसको जनरल फॉर्म इस तरह होता है। यानी ये जो पहला वाला होगा ना, जो स्टार्टिंग वाला, पहले जो क्रॉस से पहले या बाई से जो पहले हम लिखते हैं ना, ये हमारे पास शो करेगा नंबर ऑफ रो। स्टार्टिंग में जो कुछ भी हो ना, वो क्या होगा? नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ रो। जो बाद वाला होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। ये नंबर ऑफ रो, ये दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम।
यानी जो भी पहला वाला m क्रॉस n आए, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5, जो भी आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये जो पहला वाला होगा ना वो आपको शो करेगा नंबर ऑफ रो, जो दूसरा होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होंगे। यानी अगर आपको कोई कहे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन जो पहला वाला नंबर आप लिखोगे ना, तो वो क्या होगी, नंबर ऑफ रो होगी, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम होगी। दरमियान में अगर आप क्रॉस डालते हो या बाय डालते हो, तो दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ऑर्डर के। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है। उसके बाद अभी ये करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसका भी एक फार्मूला है, और उस पर भी एक एग्जांपल करेंगे इस पर अभी एक। तो अभी मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ कि ये अभी मैं मिटा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, सी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो उसको फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला है। पहले हम फाइंड करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर हम देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम, क्रॉस डालना है या बाय डालना है। तो यहाँ पर अगर आप देख लो कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है। अभी कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कॉलम 4 है। यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3/4। 3/4 से मुराद 3 रो और 4 कॉलम। लेकिन अभी हम फाइंड किस तरह करेंगे कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट फाइंड मल्टीप्लाई करो। इसके जो ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आप मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स सी इज, तो जब हम इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगी कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर 3 × 4 से क्या आएगा, 12 आएगा। अगर आप इसको गिन भी लो तो ये आपके पास सही आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसी मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के आसान फार्मूला ये है कि अगर आपको कोई कहे कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि इस मैट्रिक्स में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अभी हम जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे कि किस तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिखने का तरीका भी हम लिखेंगे और उसका ऑर्डर भी सीखेंगे। तो ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हम लिखते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स डालते हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट लिखते हैं, उसका सबस्क्रिप्ट लिखते हैं i j, फिर m क्रॉस n। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, यानी m रो है, इसमें n कॉलम है। यहाँ पर आई जे से मुराद ये है कि ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, ये एक आर्बिट्री एलिमेंट है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट है ए आई जे। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट हमारे पास ये है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है
किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट का जनरल फॉर्म। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। m क्रॉस n से मुराद ये है कि इस मैट्रिक्स में m रो होंगे और n कॉलम होंगे। m क्रॉस n से मुराद 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 5, ये जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, उसका ऑर्डर और उसका इसकी एलिमेंट का भी जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ये है। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, तो आप उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करोगे कि उसका मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स बराबर है किसी भी मैट्रिक्स का उसके नंबर ऑफ रो के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम के। हमें पता है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ रो है यहाँ पर, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना बन सकता है। तो पहले हमें पता है ना फैक्टर कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो इसका ये आ जाएगा कि 1 8 ज़ार 8, यानी एक ऑर्डर ये हुआ। दूसरा ऑर्डर 8 1 ज़ार 8 भी हो सकता है। तीसरा ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है, 2 4 ज़ार 8। और चौथा ऑर्डर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है। तो टोटल इतने ऑर्डर आ सकता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 1 क्रॉस 8, दूसरा 8 क्रॉस 1, तीसरा 2 क्रॉस 4, चौथा 4 क्रॉस 2, यानी टोटल इतने ऑर्डर बन सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है अगर उसके नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ कॉलम के। ये हमने इससे पहले पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनते हैं ना वो टोटल 4 बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। इसके अलावा कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उससे 8 आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बनेंगे, 4। यानी इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हो टोटल, तो उसके पॉसिबल जो ऑर्डर बनेंगे ना वो इतने बनेंगे 4, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है। तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला टाइप्स हम लिख देंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो है। अब इसके अलावा जितने भी कॉलम आ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है और 4 कॉलम है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो हो और n कॉलम हो। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सही है ना। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ, B बराबर है A11 A12 A13 अप टू A1n। तो इस मैट्रिक्स में ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस n। ठीक है ना। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो। अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो नाम से ही जाहिर होता है ना
कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो सी हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिख लिया जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रो है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह लिखो डी एक दूसरा मैट्रिक्स A11 A21 अप टू A2 AN1। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें n रो है और m कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं n क्रॉस 1। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो, एक कॉलम हो और जितने भी रो आ सकते हैं, ठीक है ना, या n कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, और भी टाइप्स हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको मैं मिटाता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। एक ऐसा मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर यह एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6। अब इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, यानी m बराबर ना हो n के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से मुराद ये है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप्स। एक है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अब आप जानते हो ना, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो इस तरह फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 6। ऐसा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स को ज़रा देखो, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो यानी m लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। वर्टिकल मैट्रिक्स, अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जो वर्टिकल फॉर्म में हो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A, तो इसको मैं लिखता हूँ A1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि नंबर ऑफ रो क्या है? ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से,
यानी m नंबर ऑफ रो ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम n से। तो जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। तो इसको मैं मिटाता हूँ, वो लिखता हूँ कि नल मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ज़ीरो मैट्रिक्स। इस किस्म के मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एंट्रीज ज़ीरो होते हैं या तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको मैं मिटाता हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इस सब को मैं मिटाता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ B, इसके अंदर एक एलिमेंट डालता हूँ 3। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। C एक तीसरा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, अभी मैं इक्वल डालूंगा नंबर ऑफ कॉलम के, 1 2 3 6 7 8 या 6 5 4 3 2 1। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो नंबर ऑफ रो इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। पहले नंबर ऑफ रो लिखते, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखते। तो स्क्वायर, इस चैप्टर में हम सिर्फ इस किस्म के स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब 4x4 या 5x5 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हम हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2x2, 1x1 या 3x3 मैट्रिक्स, इस किस्म के मैट्रिक्स के साथ हम डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में हो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हो, तो इस किस्म के एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेन डायगोनल है। ये इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है मेन डायगोनल। इसका दूसरा नाम है लीडिंग डायगोनल। और इसका तीसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। अब हमारे पास जो एलिमेंट मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल पे होगा, तो उसका रो और कॉलम सेम होगा। यानी वो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में होगा, या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में वो एलिमेंट होगा, या थर्ड रो थर्ड कॉलम में वो एलिमेंट होगा। मिसाल के तौर पर इसका मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिखता हूँ। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखता हूँ, A11 A12 A13, यानी वो एलिमेंट A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी ये जो एलिमेंट्स है, तो अगर आप इसको देख लो तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में।
तो इस एलिमेंट को हम डायगनल्स एलिमेंट कहेंगे। अब ये जो एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर A11 एलिमेंट और इसका जो और ये जो एलिमेंट है A21 एलिमेंट, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट इसको हम कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसका जो ऑर्डर है वो है, ये एलिमेंट हमारे पास इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इसका जो पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस किस्म के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? कंजुगेट एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसकी ऑर्डर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर ए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो ये दूसरा ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इस किस्म के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? कंजुगेट एलिमेंट कहेंगे। कंजुगेट एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो रहा है, यानी जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी ट्रांसपोज अगर आप उस पर ले लें तो उसका ऑर्डर चेंज होगा। तो इस किस्म के एलिमेंट को हम कंजुगेट एलिमेंट कहेंगे। तो ये और ये हमारे पास क्या होगा? कंजुगेट एलिमेंट होगा। इसी तरह ये दूसरा A13 और A31 ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट होंगे। क्यों? इसका जो ऑर्डर है वो है A13 और इसका जो ऑर्डर है वो है A31, तो ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट है। इसी तरह ये भी कंजुगेट एलिमेंट है। तो हमने ये प्रिंसिपल डायगनल, मेन डायगनल सीख ली और कंजुगेट एलिमेंट सीख ली। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है, इसको मैं अभी मिटाता हूँ। अब मैट्रिक्स के हम टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास दो टाइप्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसके। तो ये मैं ज़रा मिटाता हूँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स इसके बाद पढ़ेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के, जिसमें क्या होता है, जिसमें मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट है ना, वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसमें ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका में दूसरा मैथमेटिकल डिफिनीशन भी है, यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो होंगे जिसमें आई ग्रेटर होगा जे से। यानी ये मिसाल के तौर पर ये एक दूसरा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में बनाता हूँ, A11, A22, A33, A12, A13, A23 और ये हमारे पास ज़ीरो होंगे।
सबर को इसका भी जनरल फॉर्म लिखता हूँ, A21 A31 A32। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास जब ज़ीरो आ जाए, यानी मेन डायगनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो आई जे हमारे पास ज़ीरो होगा, जिसमें क्या हो, आई ग्रेटर देन जे होगा। यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, आई जे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो होंगे जिसमें आई क्या हो, ग्रेटर हो जे से। तो यहाँ पर अगर आप देख लो, यहाँ पर इस एलिमेंट को देखो, तो ये ज़रा मैं यहाँ पर बड़ा होकर लिखता हूँ, A21। तो ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आई ग्रेटर है जे से। तो यहाँ पर आई हमारे पास है 2 और जो जे है वो हमारे पास क्या है, आई हमारे पास है 2 और जे हमारे पास 1 है। तो इसमें आई ग्रेटर है जे से। इसी तरह इस नीचे वाले एलिमेंट में भी आई हमारे पास 3 है और जे क्या है, 1 है। इसी तरह इस एलिमेंट में भी आई 3 है और जे 2 है। तो इस किस्म के एलिमेंट को हम क्या कहें, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें आई ग्रेटर हो जे, वो एलिमेंट अगर हमारे पास ज़ीरो हो, तो इस किस्म के एलिमेंट को क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हो वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यानी वो एलिमेंट ज़ीरो होंगे जिसमें आई ग्रेटर हो जे से, यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ग्रेटर हो जे से, सेकेंड सबस्क्रिप्ट से। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे। यही इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हो, अगर वो आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसके अलावा भी अगर एलिमेंट ज़ीरो आ जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हो, अगर वो आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो ये इस किस्म के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसका मैथमेटिकली फॉर्म ये है कि आई जे आपके पास ज़ीरो होगा, यानी वो मैट्रिक्स, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें ए आई जे आपके पास ज़ीरो हो, इफ़ जे ग्रेटर देन क्या हो, आई। यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास ज़ीरो होंगे जिसमें सेकेंड सबस्क्रिप्ट ग्रेटर हो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से। यहाँ पर देखो ज़रा, ये हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। तो इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट अगर आप देखोगे, ये हमारे पास है A12। तो यहाँ पर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है 1, यानी आई हमारे पास है 1, सेकेंड सबस्क्रिप्ट है 2। तो यहाँ पर सेकेंड सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन हुआ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से, यानी जे हमारे पास ग्रेटर हुआ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से। अगर इस किस्म के एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, यानी जिसमें सेकेंड सबस्क्रिप्ट ग्रेटर हो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से, इस किस्म के एलिमेंट अगर आपके पास ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स यानी ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दोबारा सुनो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें लीडिंग डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, अगर वो आपके पास ज़ीरो हो जाए, तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, वो कौन से होते हैं। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। अब है डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स बी, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम डायगनल एलिमेंट या डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या है? क्योंकि इसमें डायगनल यानी मेन डायगनल और प्राइमरी डायगनल या प्राइमरी डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो आपके पास ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा कंडीशन भी ये है, इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि ए आई जे यानी वो जनरल एलिमेंट, ए आई जे को हम जनरल एलिमेंट भी कहते हैं, ये हमारे पास ज़ीरो होगा जिसमें क्या हो? जिसमें आई बराबर ना हो जे के। ये शर्त ज़रूरी है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास डायगनल मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगनल एलिमेंट्स यानी डायगनल पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों उस स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर डायगनल पर एक एलिमेंट ज़ीरो हो तो कोई मसला नहीं है, तो कम से कम डायगनल पे कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे जिस पे डायगनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। अगर डायगनल पे कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तो उसको भी हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ। यह है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को भी हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन डायगनल है उस पे कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है। ये देखो ना, यहाँ पर A11 पोजीशन पे 1 एलिमेंट है यानी एक है, A11 पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ पर जो मेन डायगनल है उस पे कम से कम एक एलिमेंट क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेन डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है ज़ीरो है। अगर मेन डायगनल पे कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तो उसको भी हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब डायगनल मैट्रिक्स के हमारे पास फर्दर टाइप्स है। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगनल पे क्या हो? सेम एलिमेंट हो, चाहे वो 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, -1 -1 -1। यानी ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल पे सेम एलिमेंट्स हो और डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो हो। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास देखो ज़रा, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल पे क्या है? ए है और डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, 1/2 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0। तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स हमने लिखा है जिसमें डायगनल पे क्या है? सेम एलिमेंट्स है और डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो है। तो इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि ए आई जे हमारे पास एक कांस्टेंट यानी सेम होंगे सारे जब आई बराबर हो क्या? जे के, और ए आई जे आपके पास ज़ीरो होगा जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो डायगनल पे हो, किस पे हो? डायगनल पे हो, तो
तो वो क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, वो 1 1 होगा या 2 2 2 होगा या 3 3 3 होगा, सब के सब डायगनल एलिमेंट सेम होंगे। जब i इज इक्वल टू जे हो, यानी i इज इक्वल टू जे से मुराद डायगनल पे एलिमेंट, और ए आई जे ज़ीरो होगा, यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होगा जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे से मुराद ये है कि डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन गया। यानी स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल पे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, और डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम भी है यूनिट मैट्रिक्स। अब ये किस तरह मैट्रिक्स होते हैं, ये भी हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पे क्या 1 1 हो, यानी डायगोनल पे कौन से एलिमेंट होंगे, 1 1, सारे 1 1 होंगे, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास है भी एक एग्जांपल है जिसमें डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 1 है, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम क्या है, ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर हमने डायगोनल पे क्या लिया है, सारे एलिमेंट्स सेम लिए। किस तरह सेम, सारे एलिमेंट्स 1 1 लिए हैं, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि ए आई जे हमारे पास 1 होगा, कब, जब आपके पास i इज़ इक्वल टू जे होगा। यानी i इज़ इक्वल टू जे से मुराद ये है कि a1 1, a2 2, a3 3, a4 4, a5 5, इस तरह जाते जाओ, यानी डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे 1 होंगे। और आई जे आपके पास ज़ीरो होगा जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। i इज़ नॉट इक्वल टू जे से मुराद ये है कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो डायगोनल पे ना हो तो वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स पे किस तरह हम ट्रांसपोज लेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए, इसके ऊपर वाले को भी ज़रा मैं मिटाता हूँ, डायगोनल ये एक मैट्रिक्स है ए, पोज मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम इस पर इस ट्रांसपोज ले लें, इस ए मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, तो इस जब आप इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लोगे तो इसका नंबर ऑफ रो, यानी उसका रो कॉलम में चेंज होगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देखो, अगर हम इस पर ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगी, उसकी ऑर्डर चेंज होगी। जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होगा तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो ये देखो ना, ये 2 हमारे पास किस पोजीशन पे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। अब अगर यहाँ पर देखो ना तो ये किस पोजीशन पे आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ गई। इसी तरह ये 3 हमारे पास कहाँ पर थी, ये हमारे पास थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। अगर इसमें हमने जब ट्रांसपोज ले ली तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में,
यानी ट्रांसपोज से क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी उस एलिमेंट की और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रो और कॉलम की इंटरचेंज हो जाएगी। तो इस किस्म के प्रोसेस को, इस किस्म के फंक्शन को किसी भी मैट्रिक्स पे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। अगर हम इस मैट्रिक्स B पर ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी A11, A12, A21, A22। ये किस तरह कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गई, यानी क्या हो गई, उसकी ऑर्डर की इंटरचेंज हो गई। यानी इस एलिमेंट को ज़रा देखो, यहाँ पर ये क्या था, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में था। जब इस पर हमने ट्रांसपोज ले ली तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ गई। इसी तरह ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में था, जब इस पर हमने ट्रांसपोज ले दी तो ये आ गया सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो ट्रांसपोज से क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर चेंज इंटरचेंज हो जाएगी, ये नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम में। तो ये हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके बाद पढ़ेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ। अब है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ले लोगे, अगर वो वापस उस ए मैट्रिक्स के बराबर, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 2 2, साइमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर देखो 3 3 4 4। साइमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत ये है कि उसका जो कंजुगेट एलिमेंट होगी ना वो सेम होगी, यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कंजुगेट एलिमेंट सेम होगी। ये एक एमसीक्यूज़ भी है। अगर आपको कोई इस तरह मैट्रिक्स दे तो अगर फिर आपसे क्वेश्चन करे कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप इसके कंजुगेट एलिमेंट को देखो कि इसका कंजुगेट एलिमेंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पर अगर कंजुगेट एलिमेंट सेम हो गए तो इस किस्म के मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी हम लेते सही प्रूफ करेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस पर हम ट्रांसपोज ले लें, मिसाल के तौर पर इस पर अभी मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। जब मैंने इस पर ट्रांसपोज ले ली तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम में कन्वर्ट हो गया 1 2 3 को। इसी तरह ये दूसरा सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास 4 है। थर्ड रो हमारे पास कन्वर्ट हो गया थर्ड कॉलम में, यानी इसका हमने ट्रांसपोज ली। अगर इसको देखो तो ये हमारे पास वापस ए के बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर है। हमने ए पर ट्रांसपोज ली और वो वापस ए के बराबर आ गया। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जब क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज ये है, ये हमारे पास अगर बराबर हो जाए वापस ए के, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स पे आप ट्रांसपोज ले लो और वो वापस ए के बराबर आ जाए तो उसके हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अभी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये मैं मिटाता हूँ ज़रा। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर आप उस पर ट्रांसपोज ले लो और फिर उससे माइनस कॉमन कर लो और वो आपके पास फिर बराबर हो जाएगी ए ट्रांसपोज की, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए और उस पर आप ट्रांसपोज ले लो फिर, और ये आपके पास बराबर हो जाएगी माइनस ए की, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए, ये डायगोनल एलिमेंट इसके क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट पे क्या होंगे, सारे एलिमेंट एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स होंगे। ये हमारे पास अगर 6 हो तो ये हमारे पास -6 होगा। तो इस किस्म के ये हमारे पास एक दूसरा एमसीक्यूज भी बन सकता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई आपसे कहे कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप पहले देख लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा आप देखो कि मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, हाँ ये भी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरा कंडीशन देखो कि अगर आपके पास उस स्क्वायर मैट्रिक्स में रियल नंबर हो, तो फिर देखो कि कंजुगेट एलिमेंट्स पे जो एलिमेंट्स है वो है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है या नहीं। अगर वो एडिटिव इन्वर्स हो तो फिर ये आपके पास क्या होगा, ये पूरा मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है अगर दो एलिमेंट आपके पास प्लस हो जाए और उससे क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। मिसाल के तौर पर 3 हम प्लस करते हैं -3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 - 3 होगा ना, इससे ज़ीरो आ गया। अगर दो एलिमेंट्स, दो नंबर अगर आपके पास प्लस हो जाए और उससे रियल नंबर में उससे आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो वो दो एलिमेंट्स, वो दो नंबर्स आपके पास क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो 3 और -3 एडिटिव इनवर्स है, 4 - 4 एडिटिव इनवर्स है, 6 और -6 एडिटिव इनवर्स है। यानी कंजुगेट एलिमेंट्स अगर आपके पास एडिटिव इनवर्स होंगे, डायगोनल पे तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक एमसीक्यूज फॉर्म में। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये है या नहीं। तो इसमें तीनों चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल में तमाम के तमाम एलिमेंट भी ज़ीरो है, और कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे, कंजुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स भी है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका प्रूव करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इस पर हमने ट्रांसपोज ले ली, तो क्या हुआ, हम रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे पास ज़ीरो, फर्स्ट रो क्या है 0 3 4 है, तो ये हमने कॉलम में लिख लिया। सेकेंड रो है -3 0 -6, थर्ड रो क्या है -4 6 0 है। अब ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब अगर आप इससे -1 सारे एलिमेंट से कॉमन करते हो या -1 मल्टीप्लाई करते हो, आपकी मर्ज़ी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो दोनों एक ही तरीका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ए ट्रांसपोज पे क्या करता हूँ, -1 को मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। दोबारा मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, 0 0 0 3 4 -6 6 -4 और -3। इस -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये अगर आप इसमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये स्क्वायर के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात ये है कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव, यानी ज़ीरो ना इधर पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। अगर आप ज़ीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे भी तो वो वापस ज़ीरो ही आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस -1 डिवाइड बाय -1 को सबके साथ डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय -1 में क्या करता हूँ,
ऊपर वाला नोमिनेटर यहाँ पर ऐसे ही रह गया। जो डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड बाई -1 है ना, वो सब के साथ अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ इसी तरह ये भी ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। -1 0 1 डिवाइड बाई -1 से -1, ठीक है ना। 4 डिवाइड बाई -1 -6 डिवाइड बाई -1, अब 0 डिवाइड बाई -1। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह आएगा। 0 यहाँ पर आ गया क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 3, 0 हमारे पास वही आएगा। प्लस माइनस माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 6, और ये हमारे पास वही 0 आ गया। अगर आप इसको देख लो, A ट्रांसपोज हमारे पास बराबर हो गया, उस -1 को अपनी जगह पर माइनस लिख लिया। A ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस टाइम A, ये हमारे पास अगर आप देख लो तो वापस वही A के बराबर है। अगर आपके पास A ट्रांसपोज बराबर हो जाए -A के, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके MCQs फॉर्म में बता दिया कि आप किस तरह जानोगे कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं, तो वो भी बता दी और प्रूव भी कर दिया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट हम एडिशन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स करेंगे कि नहीं, दो मैट्रिक्स कब प्लस होंगे, कब माइनस होंगे, कब मल्टीप्लाई होंगे, एक स्केलर किस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब होगी दो मैट्रिक्स की, दोनों पर एग्जाम्पल भी करेंगे। मिसाल के तौर पर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब प्लस होंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए या दो मैट्रिसेस होने चाहिए। दूसरा कंडीशन उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है सिर्फ वो प्लस होंगे। तो इसको अभी एक पर्टिकुलर एग्जांपल की मदद से करते हैं। ये हमारे पास है मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास है मैट्रिक्स B 0 1 0 2 0 1 1 1 0। अब इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्या, यहाँ पर वो कंडीशन देखो। पहला कंडीशन यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या है, उसकी ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है सिर्फ वो प्लस होंगे। यानी यहाँ पर जो इसको अभी मैं प्लस करता हूँ A प्लस B, क्योंकि ये प्लस हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ पर A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो है 1, तो ये प्लस होगा इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है A11 पे वो क्या है 0 है। इसी तरह 2 प्लस होगा, 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास 2 एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो है A12, तो ये दूसरे मैट्रिक्स के A12 के एलिमेंट के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पर जो A12 है ना, A12 पोजीशन पे वो है 1। इसी तरह तीसरा भी इस तरह प्लस होगा, 3 प्लस होगा 0 के साथ, 4 प्लस होगा 2 के साथ, 5 प्लस होगा 0 के साथ, 6 प्लस होगा 1 के साथ, 7 प्लस होगा 1 के साथ, 8 प्लस होगा 1 के साथ, और 9 यहाँ पर दोबारा ज़रा देखो 9 किस पोजीशन पे है,
A33 पोजीशन है मैट्रिक्स ए का, तो ये 9 प्लस होगा सेकेंड मैट्रिक्स के, दूसरे मैट्रिक्स के A33 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो A33 है पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है, तो इसके साथ प्लस हुआ।